हमारे साथ हैं हरिराम मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और कई समाचार चैनलों में इन्होंने काम भी किया। सबसे बड़ी जो आज की चर्चा का विषय है वो ये है कि कांग्रेस जिसकी एक हवा थी, सभी ने कहा, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है और ऐसा ना हो कि कांग्रेस सरकार बना ले। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद सब कुछ पलट गया। अब चर्चा ये हो रही है कि एक हफ्ते 10 दिन पहले तक जिनकी सरकार बन रही थी, आखिर ऐसी हवा कहाँ फुस हो गई उनकी, आखिर हुआ क्या उनके साथ कि बिल्कुल ही गायब हो गए और सरकार बनते बनते रह गई। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, कांग्रेस कहाँ चूक गई? ऐसा देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी और वो इस बात से भी नज़र आती है कि पिछले 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 28-29% वोट पाए थे और अगर इस विधानसभा के चुनाव की बात किया जाए तो 39% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं और जहां 29 सीट थी वो अब 37 सीट है। तो निश्चित तौर पे जो बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं वोट में तब्दील हुआ तो कांग्रेस एक पिछले से बेहतर स्थिति में पहुंची और एक कांटे का मुकाबला था। ये तो मानना पड़ेगा। क्यों कांटे का मुकाबला था कि 1% से भी कम वोट पे बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी को भी 39.94% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 39.07% वोट मिले हैं। पर उनकी सीटों की संख्या तो बढ़ गई ना। बिल्कुल करीबी मुकाबला था। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सिरसा में बीजेपी बिल्कुल ही साफ हो गई। बीजेपी के उम्मीदवारों की सिरसा में और फतेहाबाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को अहिरवाल में या फरीदाबाद में खादर की जो बेल्ट है, जीटी रोड की बेल्ट है, उसमें उसके उम्मीदवारों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ये बताइए, कांग्रेस को क्या कांग्रेसियों ने हराया या कांग्रेस को लोगों ने हराया? देखिए, दोनों बातें रही। कांग्रेस को कांग्रेस ने भी हराया और कांग्रेस को लोगों ने भी हराया। उसके कई कारण आपको जो है समझ में मुझे आते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जिस दिन कांग्रेस ने अपने टिकट अनाउंस किए थे। उस टिकट अनाउंस में ही कांग्रेस की सामंतवादी सोच नजर आने लगी थी, जो कि आमतौर पे हरियाणा के वोटरों को पसंद नहीं आई। खास तौर से अगर टिकटों की बात की जाए तो सामंतवादी सोच कैसे नजर आ रही थी कि 22% जिस कम्युनिटी की वोट बैंक है, जाट कम्युनिटी की, उसको 40% टिकट दी गई। अच्छा जी। हाँ, कांग्रेस की टिकट मिली और कई ऐसी जातियां थी जिनका प्रभाव हरियाणा की राजनीति में है, उनको 2-4 सीट के अलावा जो है बहुत ज़्यादा नहीं तरजीह दी गई। उससे हुआ ये कि वहीं से एक नैरेटिव बनने लगा कि क्या ये इलेक्शन जाट वर्सेस गैर जाट का है। शुरुआत वहीं हो गई और इसका जो कह सकते हैं कि और ज़्यादा ये चीज़ें तब नज़र आने लगी जब टिकट बंटवारे से शैलजा नाराज हो गई। वहाँ भी सामंतवादी सोच नज़र आई कि हुड्डा कहा गया कि हुड्डा साहब को 70 सीटें मिली हैं, शैलजा को 10-15 सीटें मिली हैं। शैलजा इस बात से नाराज हैं कि उनको टिकट तो मिली ही मिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां उनके उम्मीदवारों को टिकट मिली, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया शैलजा जी ने कि उनके उम्मीदवारों के खिलाफ जो है निर्दलीय कई उम्मीदवारों को खड़ा किया गया। किसने खड़ा किया? शैलजा जी का तो यही है कि हुड्डा साहब के आदमियों ने। लेकिन मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं दी कि मैं विद्रोह करके खड़ा नहीं होऊंगा क्या? नहीं, उसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा विवाद हुआ वो अम्बाला में हुआ, अम्बाला कैंट में। वहाँ पर निर्मल सिंह के सामने भी एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस उम्मीदवार को बैठाने के लिए दीपेंद्र गए थे। दीपेंद्र वहाँ पर गए थे, लेकिन वहीं पर चित्रा सरवारा भी खड़ी थी, वहाँ नहीं गए। वहाँ नहीं गए। मेन विवाद तो यहीं से मतलब मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चित्रा सरवारा जो खड़ी थी उस पे मतलब हुड्डा एंड फैमिली का पूरा आशीर्वाद था, वो चाहे तो रोक सकते थे? मेरा ये कहना नहीं है, ये तो आमतौर पे लोग यही चर्चा कर रहे हैं।
मतलब आपकी राजनीतिक दृष्टि से आपको लगता है कि ऐसा है? और ये मैं ही नहीं कह रहा, शैलजा के समर्थकों ने कही हुई है ये बातें तो कि पर आपको लगता नहीं कि शैलजा ने अगर उसकी कुमारी शैलजा ने अगर चित्रा सरवारा की टिकट नहीं कटवाई होती तो चित्रा सरवारा जिस प्रकार सेकंड पोजीशन पे रही वो जीत भी सकती थी? इसमें आपको कमी नहीं लगती चित्रा सरवारा के साथ कुमारी शैलजा ने गलत किया? ऐसा है, देखिए ये बात तो शैलजा भी कह सकती हैं कि भाई उनकी अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, ठीक है, आप मानते हैं कि शैलजा का सुरक्षित सीट है वो, आप दलितों की वो नेता के तौर पे आप कांग्रेस में देखते हैं, उनकी जो वहाँ से वो सांसद रही हैं, दलित नेता भी हैं, अम्बाला सुरक्षित सीट भी है, तो जब ऐसी स्थिति में उनकी राय तो लेना बनता था ना कि किसको आप टिकट दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। मतलब और दूसरा राय नहीं ली तो उसका मैं वही बात आपकी बात कह रहा हूँ, थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चित्रा सरवार ना खड़ा होती तो भी तो शैलजा का उम्मीदवार हो सकता है जीत जाता। दोनों चीजें हैं, क्योंकि भाई देखो परिवार में निर्मल सिंह को तो टिकट मिल ही चुकी थी, अब एक ही परिवार को इतनी भी क्या अर्जेंसी थी कि एक ही परिवार से दो लोग को टिकट देना है? भाई एक को समझाया जा सकता था कि परिवार से एक आदमी तो बन ही रहा है, अब क्या हुआ, आखिर में चित्रा सरवारा तो एमएलए नहीं बनी, हार गई ना चुनाव, तो स्थिति तो वैसी ही रही। लेकिन अगर चित्रा सरवारा ना खड़ी होती और जिसको शैलजा जी ने रिकमेंड किया है, और एक कहते हैं लीडर का एक ईगो होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता। मुझे एक बात बताइए, क्या जाटों की जो राजनीति करने का जो बड़ा जिम्मा था हुड्डा के ऊपर, आपको लगता है खत्म हो गया कि या नए रूप में उभरेंगे? देखिए इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जी हुड्डा साहब की राजनीति खत्म हो गई, आज भी कांग्रेस में जितने उम्मीदवार जीते हैं उनमें मेरे ख्याल से 75% उम्मीदवार हुड्डा साहब की ही वजह से जीते हैं। अच्छा, 37 अगर सीटें हैं तो उसमें अधिकतर उम्मीदवार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सपोर्ट करते हैं। 30 की 32 या 35 या 37 अंदाजा मैंने गुणा भाग नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो ज्यादा संख्या तो हुड्डा साहब के पर एक चीज बताइए, दलित नेता में तो उदयभान भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो तो खुद अपनी सीट हार गए, तो आपको लगता है नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भैया मैं खुद भी हारा और मेरे वजह से नुकसान हुआ? तो देखिए बात इसीलिए जब दलित नेता की बात की जाती है ना कांग्रेस में, तो शैलजा की बात की जाती है। दलित नेता मतलब इक्वल टू कुमारी शैलजा, बाकी कोई नहीं। बाकी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए ना। जब आप अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो समाज तो आपको फिर नहीं समझ रहा है। अशोक तंवर बड़े नेता को शामिल कर लिया कांग्रेस ने, फिर भी फायदा नहीं हुआ उनको। ऐसा है जी, एक दिन पहले ही अब वो तो जैसे आया राम गया राम की जो कहानी लिखी गई थी ना, उसी तरह अशोक तंवर। एक बात बताइए, आप लाडवा में थे जब नायब सैनी ने पर्चा भरा और वहाँ मनोहर लाल जी थे, मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी मीडिया से बात करते हुए कि देखिए आने वाले वक्त में कुमारी शैलजा क्या करती हैं। तो वो कहीं गुड़ा भाग तो नहीं था कि जो कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई? मनोहर लाल ने इशारा कर दिया पहले ही। नहीं, इसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है कि 16 तारीख से 16 सितंबर से चुनाव प्रचार शुरू था। 16 सितंबर से लेकर के मुझे लगता है 24 तारीख तक शैलजा कहीं प्रचार में नजर नहीं आई, वो घर पे बैठी थी। तो वो क्यों बैठी थी वो तो सभी को अंदाजा लग गया कि वो नाराज थी, इसीलिए वो घर पे बैठी थी। और बड़ी बात ये थी कांग्रेस से चूक तब इसलिए हो गई क्योंकि उनको तो कोई मनाने भी नहीं गया ना। तब मनाया गया या बयान दिया गया उनके बारे में, जो उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, मुझे लगता है बहुत देर कर दी गई। वहां से आपको लगता नहीं जो नौकरियां जो उनके विधायक बेच रहे थे कि आप इतने वोट दोगे तो आपके इलाके इतनी नौकरियां, वो नुकसान नहीं किया? बिल्कुल किया उसने। मैंने जो सामंतवादी सोच नजर आई ना, उसका बाकायदे देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये गलत फहमी हो गई थी कि उन्हें भी लगता था कि अगर इलेक्शन जाट वर्सेस गैर जाट का बन जाएगा तो हो सकता है उन्हें भी फायदा हो जाए, लेकिन उसका हुआ उल्टा। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब एक बार आपका एक उम्मीदवार ये बात कह देता है कि 50 वोट पे एक नौकरी, तो उसी समय संदेश दे देना चाहिए कि भाई इससे जो है हमारा इलेक्शन खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है।
कंटिन्यू। उसके बाद लखन सिंगला जो ओल्ड फरीदाबाद से विधायक है, उम्मीदवार थे, उन्होंने बयान दिया। फिर इसके बाद जो है कुलदीप शर्मा ने बयान दिया। फिर इसके बाद शमशेर गोगी ने बयान दिया। पर शमशेर गोगी तो अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो भी खोदने में लगे, वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। वो तो वो खुद जानते हैं कि इस वजह से हारे। अब थोड़ी दिनों में जब ठंडा होगा गुस्सा उनका, या जब उन्हें समझ में आएगा तो उन्हें एहसास होगा कि जो बयान दिया था वो मैंने गलत दिया था। बीजेपी ने नॉन जाट पे पूरा पॉलिटिक्स करके चुनाव खेला, तो अब कांग्रेस को, आपको लगता है कांग्रेस भी नॉन जाट की पॉलिटिक्स पे आएगी? क्योंकि अभी तो सीएलपी लीडर की कुर्सी बाकी है। देखिए, ये आरोप जो लगाना है ना कि बीजेपी ने नॉन जाट की पॉलिटिक्स खेली, बिल्कुल देखो यही गलत है जी भाई। जाट पॉलिटिक्स आपने शुरू की। ओके, भाई आप एक बात बताइए, आप भी तो समान रूप से टिकट के बंटवारे को कर सकते थे। किसी ने आपको रोका था गैर जाट की पॉलिटिक्स करने से? कितने फीसदी जाटों को इन्होंने टिकट दी कांग्रेस ने? आप बताइए, 40% के करीब तो दी ही गई। तो फिर तो जाट पना तो झलकता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इस बार सीएलपी लीडर में आपको लगता है कि नॉन जाट के ऊपर कुछ खेला जा सकता है? देखिए, वोट बैंक बचाने के लिए। आप चुनाव प्रचार की पूरी अगर ओवर टॉप एंगल देखोगे तो पूरे प्रचार में क्या रहा? पूरे प्रचार में बीजेपी का फोकस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे रहा। उसका मोटो क्या रहा? पहला रहा, उन्होंने जो बयान दिए, जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वो बापू बेटा के नाम पे पहला, दूसरा पर्ची और खर्ची पे, तीसरा दलित पे। इन 3 मुद्दों को बीजेपी ने लगभग हर चुनाव में, हर सभा में प्राथमिकता से उठाया। और उससे ये लगा कि भाई अगर जिस 2014 में जिन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव में आई थी, वही हालात फिर हो गए। गैर जाट को ये महसूस हुआ कि भाई अगर वही हालात फिर हो जाएंगे तो फिर तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो वो जो रिप्लाई था आम वोटर का, वो ये रिप्लाई था कि भाई उस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें सभी समाज की 36 बिरादरी की सरकार चाहिए। भाषणों में कहना अलग बात होता है कि भैया ये 36 बिरादरी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसको नजर आना, पब्लिक को नजर आना। इस चुनाव ने किस किस लोगों की राजनीतिक विरासत खत्म कर दी? कैप्टन अजय सिंह यादव थे, जो अपने आप को अहिरवाल में बहुत बड़े नेता बताते थे, उनका एक हिसाब से पता साफ हो गया। बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का एक हिसाब से देखा जाए तो उनकी राजनीति का अंत भी लगता ही है, ओवरऑल देखा जाए। और ऐसे ही 2-4 लोगों ने, आपको क्या लगता है ये चुनाव किस किस के लिए एक मैसेज भरा देखेंगे? देखिए, एक प्रभावशाली परिवार जो है ना राजनीति में, अगर किसी का समय खत्म नहीं होता फिर आ सकता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सावित्री जिंदल। 2014 में वो हिसार से चुनाव हारी और इसके बाद जो है वो 2019 में चुनाव नहीं लड़ी। लोगों ने ये समझा कि अब सावित्री जिंदल चुनावी राजनीति में नहीं आएंगी। अब आप 2024 में देख लीजिए, उनके सुपुत्र जो हैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, और वो भी, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर वो बीजेपी को समर्थन कर, बीजेपी को समर्थन किया, फिर से वो विधायक बनी। तो ये तो कहना कि एक बार आपकी पर लेकिन एक चीज बताइए, कुलदीप बिश्नोई के सिस्टम में आपने देखा होगा, लोग कहते थे कि भजन लाल के परिवार ने उस इलाके में इतने काम किए हैं कि लोग मतलब उनके कामों को नहीं भूलते और एक तरफा जिताते हैं, और उपचुनाव में साबित हुआ भव बिश्नोई जीत गए। इस बार ऐसा कहाँ कमी रहेगी जो कहानी लटक गई? देखिए, उसमें सबसे बड़ी गलती कुलदीप बिश्नोई की ही है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी गलती अगर आप मानेंगे, उसका वजह ये है कि आदमपुर में सबसे बड़ी बात ये है कि भजन लाल का यहाँ कुनबा होता था। कुनबा कहते हैं कि मतलब भाईचारा एक तरीके के, वो भाईचारा, उस भाईचारे का कुलदीप बिश्नोई ने कभी ख्याल नहीं रखा। अच्छा जी। वहाँ पे जो परिवार रहे, जो लगातार कुलदीप बिश्नोई की मदद करते रहे, धीरे धीरे वो टूटते रहे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? ये 2024 का चुनाव। चंद्र प्रकाश जो आईएएस है, वो किस परिवार से आते हैं? रामजी लाल के परिवार से आते हैं। रामजी लाल जी सांसद थे, भजन लाल के सबसे करीबी कहे जाते थे। भजन लाल ने ही उनको राजनीति में लेकर के आए वो, और वो कभी भी रामजी लाल ने भजन लाल की खिलाफत नहीं की, ठीक है, उनके पीछे पीछे ही रहे और भजन लाल की ही छत्र छाया में वो आगे बढ़े। लेकिन जब उनके भतीजे जो चंद्र प्रकाश हैं, वो जब राजनीति में आए तो आदमपुर में उन्होंने उस कुनबे का वोट ले लिया
जिस कुनबे के बल पे बिश्नोई परिवार जो है, भजनलाल परिवार राजनीति करता था, और वही फैक्टर बना। शुद्ध भाषा में अगर हम जातिवादी राजनीति में कहेंगे तो जांगड़ा समाज हरदम, आदमपुर का जांगड़ा समाज हरदम कुलदीप बिश्नोई के साथ रहा है। पहली बार वो बटा, इस वजह से भव्य बिश्नोई की हार हुई। रंजीत चौटाला पे क्या कमेंट है, बड़ा शॉर्ट में? रंजीत चौटाला की तो एक उम्र हो गई, अब तो मुझे लगता है संन्यास ले लेना चाहिए उनको। और कैप्टन अजय यादव, कैप्टन अजय विरासत खत्म हो गई के हिसाब से देखा जाए? ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, उस रेवाड़ी में कांग्रेस के पास अजय यादव के बराबर का अभी भी कोई नेता नहीं है, ये तो सही बात है। और उस जो खालीपन है उसको भरने के लिए कोई बड़ा चेहरा नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन कैप्टन अजय यादव हमेशा गुड़गांव को लेकर के राव इंद्रजीत का मुकाबला करते हैं, पर राव इंद्रजीत के मुकाबले में तो कैप्टन यादव कहीं स्टैंड नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। राव इंद्रजीत तो एक बड़ा प्रभावशाली नाम है। जो व्यक्ति आपको अहिरवाल की लगभग एक सीट छोड़ करके सभी सीटों पे आपको चुनाव जितवा देता हो, और राव इंद्रजीत के बारे में ये तो कहा ही जाता है वहाँ पर कि आम धारणा है कि राव साहब किसी को चुनाव भले ना जितवा सके, हरवा जरूर सकते हैं। उसके सबसे बड़े उदाहरण कौन है? आपको एक बात लगता है कि 1,20,000 को जो जॉब सिक्योरिटी का मामला था, उसने कहीं ना कहीं लोगों में प्रभाव डाला? उन युवाओं के फैमिली ने, उन युवाओं ने सरकार को दबा के वोट पोल किया? बिल्कुल। 1,24,000, 32,000, 1,32,000 जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना था, वो तो प्रभाव था ही। उन कर्मचारियों, उनके परिवारों में डर तो था ही कि अगर ये सरकार नहीं आती है तो अच्छी खासी हमारी नौकरी पक्की होने वाली रहेगी और वो कच्ची में दर्द हो जाएगी। हो सकता है अगली सरकार उनको हटा भी दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो बिल्कुल था कि वो भी एक प्रभाव था और अच्छा खासा वोट बैंक था। अब 1,32,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5-6 लाख वोट के करीब बनता है। तो हर सीट पे अगर आप करोगे तो 2-2, 3-3 हज़ार तो हर सीट में है वो। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, 10 सीटें तो ऐसी हैं जो 2,000 से कम मार्जिन से जीती और हारी गई हैं। तो फर्क तो पड़ा ही उसका, तो रहेगा ही रहेगा। और केवल ऐसा नहीं होता कि यही मुद्दा होता है। मुझे लगता है तो आपको लगता नहीं कि राव इंद्रजीत को ये जो 18 सीटें जो उन्होंने एकदम बीजेपी के पार्टी, उनको बड़ा इनाम मिलना चाहिए? देखिए, कायदे से अगर सोचा जाएगा ना तो राव इंद्रजीत को इनाम तो मिलना चाहिए, क्योंकि राव इंद्रजीत ने अहिरवाल के गढ़ को बांध के रखना इतना आसान काम नहीं है। एक तो बीजेपी के संगठन की तरफ से कई बार ऐसी कोशिश की गई कि राव इंद्रजीत के कद को वहां पे छोटा करने की कोशिश की गई। हाँ, बहुत पहले सुना था भूपेंद्र यादव करके उनको इलाके में दौड़ा जाएगा, उनके वोट को ट्रांसफर। अरविंद यादव, मतलब अलग अलग तरह के नामों को वहां पे ला करके। अब जैसे राव अभय सिंह यादव जो पूर्व IAS थे, जी जी, 2 बार विधायक रहे, इस बार हार गए शायद। इस बार हार गए वो। पहली बार मुझे याद है जब वो विधायक बने थे तो उनको विधायक बनवाने में राव इंद्रजीत का बड़ा हाथ था। पिछले काफी समय से दोनों में तनातनी चल रही थी। राव इंद्रजीत के खिलाफ उन्होंने अटेली में रैली भी की थी, लेकिन उन्हें अब शायद समझ में आ गया होगा कि बड़े नेता का तो बड़े नेता प्रभाव करता है। और ये बात साबित भी होती है कि राव साहब जिता भले ना पाए, हरवा जरूर सकते हैं। ये तो बात वहाँ साबित होती है ना कि, और वो बात राव अभय सिंह को अब शायद समझ में आ जानी चाहिए कि राव इंद्रजीत का इतना बड़ा तो कद है ही है। जो लोग हार गए कांग्रेस में, उनके लिए आप एज ए राजनीतिक विश्लेषण क्या कहना चाहते हैं कि अब उनको घर बैठ जाना है या अगले चुनाव की तैयारी अब से शुरू करनी चाहिए? नहीं, उनके पास मौका है। आप एक बात बताइए, मैं तो देखिए इस चुनाव को मैं ये मानता हूँ ये बीजेपी की रणनीतिक जीत है। ठीक है ना, रणनीतिक जीत है। दोनों पार्टियां बराबर पे थी। जिन्होंने बेहतर प्रबंधन से, बेहतर तरीके से जनता से संपर्क किया, उसकी जीत हुई। यही काम अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से करती, पर उनके पास संगठन नहीं था तो बेहतर से क्या करते? तो भाई आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि जी भाई क्रिकेट में तो छोटी सी गलती से आदमी आउट हो जाता है, फिर वो जब आउट हो जाता है तो कहता बॉल से बल्ला मेरा लग गया होता तो मैं शायद बच जाता, तो लगा नहीं तो विकेट गिर गई हमारी। तो ये तो गलतियां तो यही हराती है आपको ना। तो ये तो है ही है वहां पर। लेकिन कहने का मतलब है कि आप 37 सीट
आप कितने कम रहे, 8 ही सीट तो कम है, मतलब खाली अगर वोट परसेंटेज का मार्जिन देखा जाए तो बहुत कम है, और उसकी संख्या बढ़कर के 8 होती है, अगर 8 होती है। हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक पिछली बार से ज्यादा मजबूत विपक्ष आपको नजर आएगा। ठीक है, अब कांग्रेस को एक चीज पे जरूर ध्यान देना होगा कि गैर जाट नेता उन्हें डेवलप करने पड़ेंगे, हर रीजन के नेता डेवलप करने पड़ेंगे, चाहे वो अहिरवाल, क्योंकि अब देखो अहिरवाल पूरी तरीके से खाली हो गया, ठीक है, सिरसा बेल्ट हो गया, फरीदाबाद हो गया, जीटी रोड बेल्ट हो गया, हर तरफ उन्हें नए नेता बनाने होंगे हर एरिया में, जिससे कि वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन में सब कुछ खोया ही खोया है, पाया भी बहुत कुछ है, और ये आसान नहीं रहने वाला बीजेपी के लिए जो नई सरकार बनती है बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उनके सामने एक पार्टी का मजबूत विपक्ष नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, आपने विस्तार से सुना कि आखिर उनका क्या नफा क्या नुकसान हुआ। खाली कुछ ही परसेंट जो वोट थे उसने 8 सीटों में कन्वर्जन कर दिया, यानी कि पॉइंट जो भी परसेंटेज रही उसने 8 सीटों कन्वर्जन कर दिया। ये कहीं ना कहीं रणनीति होती है, कहीं ना कहीं आपके कार्य करने की शैली है, ग्राउंड लेवल पे आपकी टीम है जो आपके लिए वोट मांगती है। जब आपका संगठन नहीं होगा तो जाहिर तौर पे इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, और ये कोई पहला चुनाव नहीं, इससे पहले भी चुनाव में पार्टी को नुकसान हो चुका है। और भी हम आगे और भी विस्तार से किन्हीं और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।